आज हम देखेंगे क्लस्टरिंग। हर एक केस में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल या फिर वाई या फिर ग्राउंड ट्रूथ गिवन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास पी फीचर्स है, x1 x2 ऐसे करके हमारे पास p फीचर्स है xp, और हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है, सपोज 1 2 3 ऐसे करके हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है। तो इस केस में देखिए हमारे पास कोई भी y वेरिएबल नहीं है या फिर हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ नहीं है, ग्राउंड ट्रूथ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में जो हमारा जो गिवन डेटा है, क्या हम इससे कोई मीनिंगफुल या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम इस डेटा के इंफॉर्मेशन को ऐसे छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये जो सब ग्रुप्स हम बनाएंगे, ये जो हम सब ग्रुप्स बना रहे हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बना सकते हैं, या फिर हम फीचर्स के बेसिस पे बना सकते हैं। x1 x2 को हम एक फीचर मानेंगे और इसको एक ग्रुप में डाल देंगे, अलग अलग फीचर्स को एक ग्रुप में डाल देंगे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या फिर फीचर्स के बेसिस पे सब ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट है, 5 ईयर ओल्ड किड है, स्टूडेंट नहीं है, 5 ईयर ओल्ड किड है। उसको मैंने एक पेंसिल बॉक्स दिया है या फिर एक बॉक्स दिया है। उस बॉक्स में मैंने बहुत सारे कलर पेंसिल्स डाल दिए हैं। अब ये कलर पेंसिल्स में क्रेयॉन्स भी हैं, स्केच पेन्स भी हैं और पेंसिल्स भी हैं। मतलब 3 अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, प्लस 7 कलर हैं, प्लस 2 अलग अलग ब्रांड है। ओके, तो ये जो 5 ईयर ओल्ड किड है, ये किस बेसिस पे इन कलर पेंसिल्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेगा? जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो कैसे करेगा? वो क्या करेगा, सारे कलर्स, जैसे येलो है, ओके, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, सभी कलर का वो क्लस्टर्स बना देगा। अब येलो में ब्रांड भी होगा, प्लस मटेरियल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रेयॉन्स, स्केच पेन्स और कलर पेंसिल्स, ये तीनों का येलो का एक ग्रुप बना देगा, मटेरियल भी अलग अलग रहेगा। ओके, ये पहला तरीका है, उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का। दूसरा क्या तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के बेसिस पे क्लस्टर्स क्रिएट करेगा, सिर्फ ब्रांड के बेसिस पे। ओके, एक ब्रांड की सभी कलर पेंसिल्स को एक ग्रुप में डाल देगा। ओके, ब्रांड नंबर 1, और दूसरा ब्रांड के अंदर अगेन सभी को एक क्लस्टर में डाल देगा। अब ब्रांड 1 के अंदर स्केच पेन भी रहेगा, क्रेयॉन्स भी रहेगा और कलर पेंसिल भी रहेगा, तीनों रहेगा, और सभी का 7-7 कलर रहेगा। या फिर और कोई तरीके से ये डिवाइड कर सकता है क्या? ब्रांड के हिसाब से हो गया, कलर के हिसाब से हो गया, अब ये मटेरियल के हिसाब से डिवाइड करेगा। मटेरियल 1 क्या है, क्रेयॉन मान लीजिए, मटेरियल टू क्या है, कलर पेंसिल मान लीजिए, और मटेरियल 3 स्केच पेन्स है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो ये गिवन डेटा है, डेटा सेम है पर क्लस्टर्स अलग अलग है। 3 टाइप के क्लस्टर्स हैं। ये 3 टाइप के क्लस्टर्स क्यों हैं? बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। मतलब कि क्लस्टरिंग के लिए या फिर सब ग्रुप्स डेवलप नहीं करने के लिए, सब ग्रुप्स को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास बिजनेस बिजनेस
रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा क्लस्टर बनाएंगे। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट कलर पेंसिल्स को सिर्फ कलर की बेसिस पे सेग्रीगेट करना है तो हम पहला अप्रोच लेंगे। अगर हम ब्रांड के हिसाब से सेग्रीगेट करना है तो हम दूसरा अप्रोच लेंगे। और अगर मटेरियल के हिसाब से सेग्रीगेट करना है तो हम तीसरा अप्रोच लेंगे। अब ये जो क्लस्टरिंग है इसके रिजल्ट को इवेलुएट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज हमारे पास कोई भी ग्राउंड ट्रुथ अवेलेबल ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सके कि ये जो क्लस्टरिंग इसने किया है ये सही किया है, ये जो रेड और ऑरेंज का जो क्लस्टरिंग किया है ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ये हम कभी नहीं कह सकते, इसलिए इसको इवेलुएट करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कुछ डेटा है हमारे पास, ओके। तो इस ह्यूज डेटा को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट ये छोटा सा सब ग्रुप, सपोज ये मेरे पास 10 लाख का डेटा है, ओके। ये जो लास्ट रो है ना ये 10 लाख है, 10 लाख रोज है ये। तो इसमें हम 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 50,000, 50 के रोज को हम यूज में ले लेते हैं। किस बेसिस पे लेते हैं? हम 50 के रोज को इस बेसिस पे सब डिवाइड करते हैं कि ये हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है, बाकी के जितने भी इंफॉर्मेशन ये बहुत नॉइजी डेटा है, ओके। इस बेसिस पे हम 50 के को लेते हैं और फिर 50 के ऊपर हम कोई भी प्रिडिक्शन या फिर इन्फ्रेंसिंग या फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। अब इस टाइप के एल्गोरिथम को रियल लाइफ में हम कैसे यूज में लाते हैं या फिर कहाँ यूज में आता है ये रियल लाइफ में? मान लीजिए आप किसी म्यूजिक स्टोर के ओनर हैं, ओके। आप किसी म्यूजिक स्टोर के ओनर हैं और आपके पास एक 60 ईयर ओल्ड, ओके, 60 ईयर ओल्ड का एक इंसान आता है। तो उसको आप डेफिनेटली ओल्ड सॉन्ग्स या फिर पुराने गाने या फिर भजन वगैरह के आप सीडी उसको रिकमेंड करेंगे। और यदि आपके पास कोई टीनेज स्टूडेंट आता है, ओके, कोई 13 से 18 के बीच के कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, तो उनको आप हिप हॉप और पार्टी सॉन्ग्स के सीडीज रिकमेंड करेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं और आप देखते हैं कि आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट का हिस्ट्री आपको पता है, ये क्लाइंट एक्स जो है ये हर बार डायमंड ज्वेलरी लेता है, ये हर बार डायमंड ज्वेलरी लेता है। तो डेफिनेटली क्लाइंट एक्स को आप सिर्फ और सिर्फ डायमंड से रिकमेंडेड ज्वेलरी ही दिखाएंगे। अगर कोई कस्टमर वाई है वो हर बार गोल्ड लेता है, ओके, तो डेफिनेटली आप उसको हर बार गोल्ड के ही ऑफर्स दिखाएंगे। ये हमको डेफिनेट प्रोस्पेक्ट खोजने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट यहाँ पे क्या है? सपोज ये डायमंड लवर है, आई मीन ये हर बार डायमंड की ही ज्वेलरी लेता है, तो डेफिनेटली ये गोल्ड के एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होगा, या फिर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होगा। इसको मेकिंग चार्ज पे 1%, आधा परसेंट डिस्काउंट जो ज्वेलरी शॉप देते हैं उसमें ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा। वेरएज जो गोल्ड का बायर है, जो हर बार गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स खरीदता है, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो हमको इसको वो एड नहीं दिखाना है। हमको किसको ऐड दिखाना है, कौन सा, ये हमें प्रोस्पेक्ट बताता है। इसको और अच्छे से समझते हैं एक और एग्जांपल से। सपोज हमारे पास टेलीकॉम की कंपनी है, ओके, या फिर आप टेलीकॉम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। अब टेलीकॉम जो कस्टमर केयर है या फिर टेलीकॉलर है, उसके पास 10,000 रिकॉर्ड्स है या फिर फोन नंबर्स है। उन सब फोन नंबर्स को हमारे पास ये 10,000 पीएच नंबर है। अब इस 10,000 फोन नंबर को हमको कॉल करना है, ओके, सभी को एक एक बार कॉल करना है और ये देखना है कि कौन हमारा प्रोडक्ट ले रहा है या फिर कौन हमारा एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली सुन रहा है या फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट किसके लिए बेनिफिशियल है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर 10,000 को कॉल करेंगे, अगर हम 10,000 को कॉल करेंगे तो हमारा क्या क्या जाएगा, हमारा पैसा जाएगा और दूसरा हमारा टाइम जाएगा। वही अगर कोई डेटा साइंटिस्ट आता है और कहता है कि हम इस 10,000 रिकॉर्ड्स में से या फिर फोन नंबर में से आपको हम 5 ऐसे क्लाइंट दे देंगे
सपोज, या फिर 500 ऐसे क्लाइंट दे देंगे, जैसे ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, ये 500 हम ऐसे आपको सब ग्रुप्स में डिवाइड करके ऐसे क्लाइंट या फिर प्रोस्पेक्ट दे देंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एडवर्टाइजमेंट को देखने की या फिर आपके प्रोडक्ट को लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो। तो डेफिनेटली हम उस 500 पे फोकस करेंगे। हम ये जो इस रेड रेड आपने सर्कल्स बनाया ना, ये हमारा हाईली प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स है, इसको हम एक ग्रुप में बनाएंगे। ओके, अब हमारे पास फोन नंबर्स किसके हैं? सिर्फ इनके बाकी फोन नंबर्स को हमने हटा दिया। ओके, सो ये 1 से लेके 500 तक हमारे कस्टमर प्रोस्पेक्ट है जिनका नंबर हमारे पास है। हमारे जो टेली कॉलर है इनको कॉल करेगी और इनमें से देखेंगे कि 400 ने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया। सो डेफिनेटली हमारा क्या बचा? हमारा टाइम बचा, हमारा पैसा बचा। ये रियल यूज केस है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का। क्लस्टरिंग में हम अपने डेटा को सब ग्रुप्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि किसी भी एक सब ग्रुप के सारे ऑब्जर्वेशन, किसी भी एक सब ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैंने 3 सब ग्रुप्स में अपने डेटा को डिवाइड किया है। ओके, ये हमारा 3 डेटा है। ये हमारे पास 3 क्लस्टर्स हैं, ए, बी और सी। ओके, अब हमें अपने डेटा को इस ढंग से डिवाइड करना है कि किसी भी क्लस्टर का, किसी भी गिवन क्लस्टर, जैसे सी ए है, ये क्लस्टर ए के सारे डेटा पॉइंट्स या फिर सारे ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से सिमिलर हो। ओके, वेयर अक्रॉस क्लस्टर एक दूसरे से डिफरेंट हो। ओके, सो विद इन क्लस्टर एक दूसरे से सेम होगा और अक्रॉस क्लस्टर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब हम इससे पहले कि हम क्लस्टर्स बनाएं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का या फिर सिमिलर ऑब्जर्वेशंस का, हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम किस बेसिस पे किसी भी दो ऑब्जर्वेशन को सिमिलर बोल रहे हैं। ओके, और किसी भी दो ऑब्जर्वेशन को डिसिमिलर कह रहे हैं। अब ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीटली बिजनेस यूज केस और डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने देखा था ना वो 5 ईयर ओल्ड वाला एग्जाम्पल, ये 5 ईयर ओल्ड वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें येलो क्रेयॉन्स प्लस कलर पेंसिल प्लस स्केच पेन्स, ओके, ये तीनों एक दूसरे से किस बेसिस पे सिमिलर है? कलर की बेसिस पे सिमिलर है। वेयर एज ब्रांड में अगेन सब क्या आ जाएगा? सारे कलर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? येलो प्लस ग्रीन प्लस ऑरेंज प्लस और भी बाकी सारे कलर्स। ये किस बेसिस पे सिमिलर है? ये ब्रांड के बेसिस पे सिमिलर है। वेयर एज मटेरियल में क्या आ जाएगा? मटेरियल में ये स्केच पेन आ जाएगा। स्केच पेन में क्या क्या आ जाएगा? सारे कलर्स प्लस मटेरियल। ओके, स्केच पेन, नॉट मटेरियल, सॉरी, क्या क्या आ जाएगा आप लिख लेते हैं। कलर्स, येलो प्लस ब्लू प्लस ग्रीन प्लस ऑरेंज प्लस ब्रांड वन, ब्रांड वन प्लस ब्रांड टू। ये ब्रांड को भी नहीं कंसीडर करेगा। कब? जब ये मटेरियल के बेसिस पे क्लस्टरिंग कर रहा है तो इस केस में सेम मटेरियल, यानी कि ये क्रेयॉन है तो सिर्फ क्रेयॉन, ये स्केच पेन है तो सिर्फ स्केच पेन, और ये कलर पेंसिल, ये कलर पेंसिल है तो सिर्फ कलर पेंसिल। ओके, अब क्लस्टरिंग को अचीव करने के लिए या फिर
गिवन डेटा सेट में से क्लस्टरिंग को या फिर सब ग्रुप्स को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। जैसे कि पहला है के मीन्स, दूसरा है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, तीसरा है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग जिसके हम कहते हैं डीबी डीबी स्कैन। ओके, और भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स है पर हम उसको बाद में देखेंगे। ये प्राइमरीली तीन इसलिए हम देख रहे हैं बिकॉज ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं और ये तीनों सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है मैक्सिमम टास्क को अचीव करने के लिए। इसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं। फॉर एग्जांपल के मीन्स में के मीन्स प्लस प्लस आएगा, हायरार्की में एग्लोमरेटिव और डिविजिव आएगा, डीबी स्कैन में एचडीबी स्कैन आएगा, सीबीडीबी स्कैन आएगा, ऑप्टिक्स है, बहुत सारे हैं, गॉसियन मिक्सचर मॉडल है और फजी क्लस्टरिंग है। आई मीन उतने डेप्थ पे अभी हम अभी एट प्रेजेंट हम नहीं जा रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट रही तो हम वो सब भी करेंगे एक के बाद एक करके। ओके, अब अब जो अननोन आई मीन जो यहाँ पे लिखा नहीं है जैसे गॉसियन मिक्सचर मॉडल या फिर जो थोड़े अनकॉमन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो उसकी स्टडी हम इसलिए करेंगे जस्ट बिकॉज इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि हाँ आपने एक्चुअल में रिसर्च किया है। आपने सिर्फ एक या दो जो फेमस एल्गोरिथम है सिर्फ उस बेसिस के ऊपर, ये दो सपोज फेमस एल्गोरिथम है, आप उस बेसिस पे अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं किया है आपने, इसलिए हम एडिशनल एल्गोरिथम्स भी करेंगे। क्योंकि इंटरव्यूअर जैसे ही आपके रिज्यूमे पे के मींस, हायरार्किकल, डीबी स्कैन या फिर कोई भी क्लस्टरिंग का प्रोजेक्ट देखता है तो इमीडिएटली आपसे पूछेगा कि आपने डीबी स्कैन क्यों यूज किया। ओके, डीबी स्कैन सपोज आपके प्रोडक्शन में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई आर यू यूजिंग इट, आपने हायरार्की क्यों नहीं यूज किया। तो आपको हायरार्की के मेरिट्स और डिमेरिट पता होने चाहिए, आपको के मींस के मेरिट और डिमेरिट पता होने चाहिए ताकि इंटरव्यूअर को आप जस्टिफाई कर सके कि आपका जो भी प्रेजेंट एल्गोरिथम है वो सेल्फ सफिशिएंट है। आप बोल सकते हैं कि डीबी स्कैन इसलिए यूज किया बिकॉज ये बहुत ज्यादा नॉइजी डेटा था मेरे पास, के मींस इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज के मींस अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा था। उसके लिए आपको हर एक एल्गोरिथम वन बाय वन देखना है। अभी हम देखते हैं के मींस। ओके, इससे पहले कि हम के मींस देखें हमें देखना है कि हम हमारा जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, जब कभी हम क्लस्टरिंग करेंगे उस एल्गोरिथम से तो हमारे पास चार सिनेरियो आएंगे। ओके, सिनेरियो नंबर वन, ये मैं डेटा को टू डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, और ये है मेरा आउटलायर यहाँ कहीं पे। ओके, जब कभी हमारा क्लस्टरिंग होगा, जब कभी हमारा क्लस्टरिंग होगा तो एक सिनेरियो ऐसा बनेगा कि हमने सभी के सभी पॉइंट्स को कंसीडर करना है, भले ही वो आउटलायर क्यों ना हो, हम उस आउटलायर को भी कैप्चर करेंगे। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो ये है, लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट सिनेरियो क्या है, आउटलायर विल आल्सो बी कैप्चर्ड। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारा जो आउटलायर है उसको हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आउटलायर को नॉइज मानेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो नॉइज नहीं है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है या फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हम उनको कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, डू नॉट कवर ऑल पॉइंट्स, कंसिडर नॉइज और आउटलायर्स। ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हम हर एक ऑब्जर्वेशन को एक डिस्टिंक्ट ग्रुप में डालेंगे। जैसे ही ये एक ग्रुप में आ जाएगा, ओके, ये एक ग्रुप में आ जाएगा और ये एक ग्रुप में आ जाएगा।
हम देख रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन एक डिस्टिंक्ट ग्रुप में है। ओके, मतलब कि हमारा कोई भी क्लस्टर जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग। और चौथा पॉइंट क्या होगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या? सपोज हमारे पास ये पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट को हम x मानते हैं। सपोज हमने एक क्लस्टर बनाया ऐसे, और हमने दूसरा क्लस्टर बनाया कुछ ऐसा। तो हमारा ये जो पॉइंट है, इसको हम रेड से दिखाते हैं। हमारा ये पॉइंट जो है इसको हम x मानते हैं। अभी पॉइंट दो क्लस्टर्स में आ रहा है, ये क्लस्टर A है, ये क्लस्टर B है। तो नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा? जो हमारा पॉइंट x है, जो हमारा पॉइंट x है, वो 50% क्लस्टर A को बिलोंग करेगा और 50% क्लस्टर B को बिलोंग करेगा। ये 50% मैंने रैंडमली लिख दिया है। हो सकता है कि ये 10% और 90% हो। ये हो सकता है कि ये 10% हो और ये 90% हो सकता है ये 40 और 60% हो। ओके, उस उतने डेप्थ में अभी जाएंगे नहीं। अभी हम सिर्फ के मीन्स कर रहे हैं। तो के मीन्स के दो प्रॉपर्टी है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या क्या? पहला पहला के मीन्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? नॉन ओवरलैपिंग होगा और आउटलायर को भी वो कैप्चर करेगा। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है के मीन्स के। ओके, अब देखते हैं के मीन्स को। के मीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें के यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स को प्री स्पेसिफाई करना पड़ता है। यानी कि हमको पहले से ही जज करना पड़ता है कि जो हमारा गिवन डेटा है, इसमें इसके हम 3 क्लस्टर्स बनाएंगे, 4 क्लस्टर्स बनाएंगे या 10 क्लस्टर्स बनाएंगे। ओके, एक बार जब हम के मीन्स में के डिटरमाइन कर लेते हैं या फिर प्री स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे हम ईज के लिए दो क्लस्टर बनाते हैं, k इज इक्वल टू 2। अगर हम k इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं तो किसी भी डेटा सेट में हमारा दो क्लस्टर बनेगा। ओके, एक ये दो क्लस्टर्स बन गया हमारा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो क्लस्टर ए और क्लस्टर बी है, ये जो बना है ये अच्छा है, या मीन अच्छे से मेरा मतलब है कि जो बना है ये सही बना है, ये गलत नहीं बन गया है। इसमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करना बाकी है अभी। हो सकता है कि ये क्लस्टर को थोड़ा सा और ओवरलैप होना चाहिए और बी को थोड़ा सा पीछे से होना चाहिए। दिस इज क्वाइट पॉसिबल ना? तो हम कैसे कह सकते हैं? तो इसको जज करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है विदिन विदिन क्लस्टर वेरिएंस। अब विदिन क्लस्टर वेरिएंस को समझने के लिए हमको ये देखना है कि विदिन क्या है। विदिन मतलब किसी भी गिवन क्लस्टर के अंदर का। ओके, विदिन क्लस्टर हो गया। जैसे क्लस्टर ए ले रहे हैं तो सिर्फ क्लस्टर ए लेंगे, इसके अंदर के सभी डेटा पॉइंट्स का वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम होना चाहिए। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस स्प्रेड है। क्लस्टर बी का वेरिएंस, ओके, क्लस्टर बी का जो वेरिएंस है वो भी कम से कम होना चाहिए, तब ये दो क्लस्टर्स को हम अच्छा क्लस्टर मानेंगे। अब वेरिएंस क्या है? हमने जब बेल कर्व या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा था तो हमने देखा था कि एक बेल कर्व ऐसा भी होता है, ओके, जिसका वेरिएंस बहुत हाई होता है, और दूसरा बेल कर्व कुछ ऐसा भी होता है, ओके, इसका वेरिएंस बहुत ही कम है। तो जब कभी हमारा स्प्रेड ऑफ डेटा कम होगा तो हमारा विद इन क्लस्टर वेरिएंस भी कम होगा, ये कम होगा। ओके, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है? विद इन क्लस्टर वेरिएंस
को मिनिमाइज करने का टारगेट है हमारे पास। ओके, अगर हम विद इन क्लस्टर वेरिएंस विद इन सॉरी कंट्रोल जेड, अगर हम विद इन क्लस्टर वेरिएंस, ओके, विद इन क्लस्टर वेरिएंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एल्गोरिथम खोजना होगा जो हमें कुछ ऐसा बना के दे या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करे कि जहां हमारा विद इन क्लस्टर वेरिएंस मिनिमम हो सके।